सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज अच्छा। स्टोरी वाला सिड और सभी का स्वागत है सवालों का सिलसिला में। आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही रिस्पेक्टेड दिलीप पांडे सर। सर, अगर मुझे आपके बारे में किसी को बताना हो कि मैं सबसे पहले आपको एज व्हाट इंट्रोड्यूस करूं, मतलब दिल्ली के चीफ विप, एमएलए, लेजिस्लेटर, या फिर बुक राइटर, या फिर म्यूजिक के फील्ड में आपका जो है एक एल्बम आ चुका है, तो मैं आपको आप क्या ज्यादा सुनना पसंद करेंगे? बिकॉज आप पॉलिटिशियन बाद में बने, पहले आप एक आर्टिस्ट थे, तो सर आर्ट के बारे में आपने जो आज बोला बात सही करेंगे। बोला, उसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए। आपने जो कुछ भी बोला ना जी। वो फैक्चुअली करेक्ट था। उसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा कि एन ऑथर एंड म्यूजिक एंथुसियास्ट हु बिकम एमएलए एंड चीफ विप इन दिल्ली। जी, तो सर ये मतलब दैट इंट्रोड्यूसेस। बहुत ही प्यारा, मतलब आपकी जो जर्नी है, अब हम आज उसके बारे में बात करेंगे कि चीफ विप, लेजिस्लेटर, ये पब्लिक आई में सबको ज्यादा पता है। जो चीजें लोगों को जी। नहीं पता है, दैट इज दैट यू आर एन एविड म्यूजिक एंथुसियास्ट एंड यू आर सो मच इनटू लिटरेचर। आपने लिखा तो है ही, और आप लिटरेचर पढ़ने में भी बहुत ज्यादा शौक रखते हैं। तो सर, इन दीज नेगेटिव टाइम्स, व्हाट इज द वन थिंग दैट इज कीपिंग यू पॉजिटिव? मुझे लगता है कि ये जो सबसे ज्यादा सुख जो है ना आदमी को मिलता है। मैंने एक जी। बार पूछा भी था, एक बैठक बैठा तो कई सारे लोगों से पूछा कि सबसे ज्यादा सुख किस चीज का होता है, सबसे बड़ा सुख किस चीज का होता है, किस काम का होता है। जी। तो मुझे समझ में ये आया कि सबसे बड़ा सुख है वो गढ़ने का होता है, रचने का, बनाने का, सृजन करने का, निर्माण करने का जो सुख होता है ना, वो सबसे बड़ा सुख है। आप बड़ी मेहनत से जिंदगी में पहली बार पराठा बनाए, कैसा भी बना हो दुनिया के लिहाज से, जो जी। स्टैंडर्ड्स हैं पैरामीटर उनके लिहाज से कैसा भी बना, क्योंकि आपकी अपनी मेहनत है तो वो पराठा आपको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको गढ़ने वाला जो सुख है, जो रचने वाला सुख है, वो प्राप्त होता है, आपको मिलता है वो सुख। जी। तो सुख मुझे भी पॉजिटिव लगता है, क्योंकि राजनीति का, सियासत का जो मिजाज है, जो इसका फ्लेवर है, वो ये है कि राजनीति आपको अंदर से सुखाती है। जी। लेकिन जो रचनात्मकता है, जो क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिविटी जो है आपको आदमियत के करीब रखती है, आपके अंदर का रस बनाकर रखती है। जी। आपके अंदर का रस, आपके अंदर की मानवता है। एक बार वो रस खत्म हुआ, मनुष्यता खत्म हो गई। अब मनुष्यता खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया। जी। इसलिए मेरे लिए मुझे लगता है कि दिन भर की जो सियासी भाग दौड़ है, उसके बाद मुझे लगता है कि जब मैं बिस्तर पे सोने जाऊं तो आदमी बन के सोऊं, और उसके लिए जरूरी है कि मैं कुछ लिखता रहूं, कुछ करता जी। रहूं, कुछ सुनता रहूं, कुछ सुनाता रहूं। और लॉकडाउन के मायने सबके लिए अलग अलग रहे, कोई मास्टर शेफ बन गया, कोई कुछ बन गया। हम लोग चूंकि जनप्रतिनिधि हैं तो जनता के बीच रहना, उनकी सेवा करना हमारी प्रथम वरीयता रही, तो हम लगातार लोगों के बीच रहे। पर इसके बावजूद ये जरूर रहा कि हम साहित्य के, सृजन के, संगीत के, भाषा के, इससे जुड़े विमर्शों के बेहद करीब रहे। और लॉकडाउन के दौरान जो है उस रस को हमने और नर्चर किया, उस मनुष्यता को हमने और नर्चर किया। अरे, यही अपेक्षा औरों से भी करते रहे, यही आग्रह दूसरों से भी करते रहे। तो सर इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि आर्ट आर्ट इज द वन थिंग दैट कीप्स यू ह्यूमन, कीप्स यू सेन, आपको अपनी एक सैनिटी में वो रखती है। और आर्ट की जो बिल्कुल। है आपकी लाइफ में जो है वो, उसकी वैल्यू अगर देखें आपके हाथ पर है अभी। अगर आप देख, अगर जो है सर, मैं चाहता हूँ एक बार आप जी, हमारे ऑडियंस के आप लिए एक एक बार आप कारण अपना हाथ ऐसे करें। तो सर बिल्कुल मतलब बिल्कुल। आपने एक टैटू लिया हुआ है, मतलब ये भी एक कला है, और ये भी आप कला ने, हाँ। आपने और जो इस कला टैटू को में है आप कभी नोट छोड़ा करिए तो नहीं। इसमें म्यूजिकल नोट्स हैं, इसमें पेन है। जी। पेन मतलब मैं लिखता हूँ तो इसमें एक पेन भी है। जी। इसमें म्यूजिकल नोट्स हैं। इसमें फ्लैग का रोप है, रस्सी है, जी। जो एक्टिविज्म का सिंबल है। और जी। इसमें एक एरो है, मैं आर्चरी करता हूँ तो ये आर्चरी का भी, तो जो चार काम मैं करता हूँ जी। ये सब कुछ इसमें है। म्यूजिक, लिखना, एक्टिविज्म, ये सब कुछ इसमें जी। समाहित है। और आपने नोटिस किया, थैंक्स जी। फॉर यू दैट यू नोटिस इट, थैंक्स टू यू दैट यू नोटिस इट। यूजुअली लोग नोटिस करते नहीं कि ये चीज क्या है, पर ये टैटू मुझे रिप्रेजेंट करता है। सर ये वो, जब ना ये जो हमारे मिलेनियल्स के अंदर जो नोशन है कि यू शुड गेट अ टैटू दैट रिप्रेजेंट्स योरसेल्फ, एंड यू हैव गॉट दैट टैटू दैट रिप्रेजेंट्स यू। हम्म। सर मतलब आपको ऐसे यस। मिलेनियल्स में कोई ऐसे नाम भी दिया है कि कोई निकनेम भी दिया है, कोई आपका निकनेम जो शुरू से चलता आया हो स्कूल कॉलेज से? जैसे आपका पूरा नाम है दिलीप कुमार पांडे, तो डीकेपी या कुछ ऐसा कुछ शॉर्ट फॉर्म आपको ऐसे मतलब सुनने मिलता है अपने बारे में? हाँ सर, सुनने मिलता है बहुत सारी चीजें दोस्तों के बीच तो, पर अब
जी सब कुछ आपके सामने बता नहीं सकते, कभी अकेले बैठेंगे तो बात करेंगे। जी जी बता डीकेपी बोलते हैं लोग, और अभी अ, जो दोस्त बोलते हैं वो सब जगह डिस्कस नहीं कर सकते, यू जी अंडरस्टैंड जी दैट जी राइट? जी 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 तो बट ये है कि जो भी प्यार से कहते हैं वो सर माथे होता है। जी और हाँ, ये जरूर कहते हैं कि बड़ा आतंकी आदमी है, सियासत में है लेकिन अनूठा है, और अनूठा कई दृष्टिकोण से है। सियासत में इतना नरमदिल होना बड़ा मुश्किल है, लोग जी कहते हैं। संगीत से लगाव रखना, और टैटूड पॉलिटिशियन, ये सब जी सारी चीजें, ये सारे तमगे गाहे बगाहे मिलते रहते हैं। कुल कमाई मेरी ये है कि जो दोस्त हैं, जो मुझे जानने वाले हैं, जी उनका भरोसा, उनकी उम्मीद की पोटली, ये मेरे कंधों रहती है। और मैं जी कोशिश यही करता हूँ कि अपने किसी भी हरकत से, अपने किसी भी कृत्य से उन्हें जी निराश न जी करूँ। जी 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 तो सर व्हाट आर द थिंग्स व्हिच मेक दिलीप कुमार पांडे, जैसे कि आपके टैटू ने वो सारी चीजें एलैबोरेट कर दी है, तो सबसे पहले अगर आर्चरी की बात करें, आर्चरी का सफर कब से शुरू हुआ सर? 2017 में मैं दिल्ली का कन्वीनर था और वो उस पोस्ट से रिजाइन किया। तो जी मुझे लगा कि मेरे पास 1 घंटा दिन में है, एक जी से 1.5 घंटे मेरे पास बच रहे हैं, 1 से 1.5 घंटे जी करीब करीब, उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो हम और हमारे कुछ दोस्त बैठे हुए थे, और उनके पास एक एयर राइफल थी, तो ये होगा कि कुछ शूट करो, देखो क्या होता है। आपस जी में हम कॉम्पीट करने लगे। तो मैं भी वो एयर जो पिस्टल थी उससे शूट करने लगा, और ठीक ठाक शूट करने लगा। तो मुझे लगा मैं अच्छा कर सकता हूँ जी एयर पिस्टल शूटिंग। मेरा एक वॉलंटियर था, वो नेशनल चैंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट। उससे मैंने कहा जी कि मुझे सिखाओ एयर पिस्टल शूटिंग। तो उससे सिखाना शुरू किया, और अब 8-10 दिन में ही आई स्टार्टेड शूटिंग वेरी वेल। मतलब जी जो हमारा कोच था, हमारा वॉलंटियर, मतलब हमारे गुरुजी थे, जी उन्होंने कहा कि सर आप ऐसे शूट कर रहे हैं जैसे कि कोई 3-4 साल से ट्रेनिंग ले रहा हो। तो अरे मुझे लगा कि ये इजी है, कुछ और टफ करना चाहिए। तो जी मैंने कुछ और टफ करने के चक्कर में आर्चरी पकड़ी, यूट्यूब पे गया, वहां पे देखा आर्चरी के लिए कितने तरह के बोज होते हैं, एरोज होती हैं, वो बोज जी कहाँ मिलेंगे। जी खुद ही ढूंढने लगा, ढूंढ ढूंढ के एक बो एरो मिला, वो सब लेके आया, शूट करने लगा। मैं रियलाइज कि यूट्यूब पे जितने लेसन है दे आर नॉट सफिशिएंट। जी सो आई ज्वाइंड अ क्लब। जी एक प्रॉपर क्लब चला गया, यहाँ पे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वहाँ जी लोकेश सर है, हमारे आर्चरी के कोच हैं। जी और वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्चर्स हुए हैं। हमारे जो अभी अर्जुना अवार्डी हैं, जी अभिषेक वर्मा, वो जी जी वर्ल्ड जी अभी एशियन गेम सिल्वर मेडल लेके आए थे, और वर्ल्ड रैंकिंग उनकी 4 है। जी वो मेरे गुरु भाई हैं। हम और वो सेम कोच से ट्रेनिंग लेने लगे। अरे वो तो बहुत पहले से ले रहे थे, मैंने अभी बाद में स्टार्ट किया, 2017 में स्टार्ट किया। और वहां पे मैंने, वो कंपाउंड आर्चरी करते हैं अभिषेक, मैं रिकर्व आर्चरी करता हूँ। जी बस अंतर ये रहा बाकी के आर्चर्स में और मुझमें कि मैं हमेशा अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में बिजी रहते हुए आर्चरी की प्रैक्टिस तो करता रहा, लेकिन किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। जब भी कोई कंपटीशन का डेट आता था, मेरे पास कोई और पॉलिटिकल मीटिंग हुआ करती थी। सो जी सो इन टर्म्स ऑफ मेडल्स आई हैड टू सैक्रिफाइस, बट आई केप प्रैक्टिसिंग इट। फिर घर पे भी हमने टारगेट्स वगैरह अरेंज कर लिए। तो आर्चरी बेसिकली फॉर मी वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिटेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। अरे ठीक है, इनफैक्ट मेरे लिए इन शॉर्ट ये एक मेडिटेशन की तरह था, एक जी ध्यान और योग की तरह था, कि जहां मैं अपने सेंसेस पे कंट्रोल करके उनको फोकस करने की कोशिश करता था, और कोशिश करता था तो जी टारगेट हिट होते थे, और नहीं करता तो नहीं हो पाते थे। मेरे लिए वो एक अलग पर्पस बन गया, अलग अ, जी तरीका बन गया अपने आप को नियंत्रित रखने का, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखने का। जी तो यहाँ से आर्चरी की शुरुआत हुई। म्यूजिक का फितूर बहुत पहले से था, बहुत जी शुरू से, मतलब बचपन से कह सकते थे। और अभी हम और आप जब बात कर रहे हैं तो मैं एक इसके पहले क्लेम कर सकने वाला एक यही है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की, एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च हुआ था 2000 जी आई थिंक में, पैट्रियोटिक और डिवोशनल सॉन्ग्स का, मन समर्पित। जी जी वो जी जी आईट्यून पे हंगामा करके बोलते रहे, तो उसमें जी एक गाना मैंने गाया था राग दरबारी में। मैंने 1 साल इंडियन क्लासिकल की ट्रेनिंग भी ली, और इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स परकशन बजाने लगा। और द गुड न्यूज इज दैट राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट वेर इन पूरी दुनिया के करीब 15 देशों से जो म्यूजिशियंस हैं, अरे वो एक वीडियो म्यूजिक पे काम कर रहे हैं। जी फैबियो नाम के हमारे एक म्यूजिशियन है इटली के, जी उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। मैं भी उनमें से एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हूँ। उस वीडियो पे, उसके ऑडियो पे अभी काम चल रहा है, उसकी मिक्सिंग चल रही है, दैट और इज बहुत रियली सुन। ग्रेट सर। तो वो एक इस लॉकडाउन की म्यूजिकल अचीवमेंट होगी। तो सर मतलब आपका म्यूजिक का नाता, अगर हम, आपने कहा कि जैसे चाइल्डहुड के, तो सर चाइल्डहुड की कोई मेमोरी की बात करते हैं, स्कूल में 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। अगर हम मिलेनियल्स की लैंग्वेज में बात करें,
मेन डॉन, फिर उनके गैंगस्टर, फिर आते हैं कॉमन पीपल। जो डॉन है वो है बैक बेंचर, जो गैंगस्टर्स होते हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बैठते हैं मिडिल डेस्क पे, वो आगे वालों के साथ रहकर पढ़ भी लेते हैं, पीछे वालों के साथ रहकर मस्ती भी कर लेते हैं। फिर आते हैं फर्स्ट डेस्क वाले, जो होते हैं ना कि गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं मैम, वो वाले स्टूडेंट। तो सर आप कौन से स्टूडेंट थे उन तीनों में? मैं बीच में बैठता था, आगे नहीं बैठता था। अरे वाह सर, मतलब ये होता है ना कि मतलब ये क्लास की डिवीजन हुई होती है। बैक बेंचर्स आर लाइक हाँ, स्लीपिंग, मौज मस्ती मतलब भी, होता है थोड़ी स्लीपिंग पढ़ाई भी कर कोचेस। ली। मैं हमेशा से टॉपर नहीं था, जी मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट था, दिमाग ठीक था। तो एकेडमिक्स में जो कुछ भी था, मैं उसके बियॉन्ड जाके जानने की कोशिश करता था, लर्निंग पे फोकस रहता था। जी लेकिन दुनिया भर की अतरंगी चीजें हमेशा ट्राई करता रहता था, जो क्लास के बाकी के बच्चे अवॉइड करते थे, पढ़ने वाले बच्चे अवॉइड करते थे। जी तो देखिए, मैं जब छोटा था, आई थिंक मैं 9वीं 10वीं में था, तो मैंने एक कोट पढ़ी, मैंने मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक किताब है, जी 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 शेक्सपियर ने लिखी है, और जी उसमें लिखा जी हुआ था कि लेट म्यूजिक बी द फूड ऑफ सोल। मतलब हमारा जिस्म जो है वो खाना जी खाने से जिंदा रह सकता है, लेकिन जो हमारी रूह है उसकी खुराक सिर्फ और सिर्फ संगीत हो सकती है, सिर्फ म्यूजिक हो जी सकती है। ये बात बहुत सलीके से मुझे समझ में आ गई थी। जी और यही वजह है कि जिस कस्बे में रहता था वहां पे एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा ग्रुप था, अ, जी मुझे याद नहीं, कुछ म्यूजिकल ग्रुप करके था। तो मैं घर वालों को बताए बगैर चुपके चुपके अपना आधा एक घंटा निकालता था। उनके ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में जब प्रैक्टिस चलती थी तो मैं जाके उनके बीच बैठता था और उनसे रिक्वेस्ट करता था कि अगर खाली हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मुझे थोड़ा सा ड्रम बजाने दो। तो वो धीरे धीरे मुझे अपनी स्टिक पकड़ाते थे। पहले कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बीट समझने लगा तो बजाने लगा। और जैसे ही घर पे पता चला कि ये कर रहा है, जाके एक घंटा वहां पे खराब कर रहा है, क्योंकि मम्मी पापा का उद्देश्य क्या था कि भाई पढ़ाई करे, पढ़ाई करके अपनी जिंदगी की दिशा और जी। दशा तय करे। वो एक दिन बुलाया और कई कंटाप दोनों तरफ पड़े, कान के नीचे टीवी चालू हो गया मेरे। सूता गया मुझे बहुत सलीके से, अरे और फिर बोला गया बिल्कुल नहीं जाना है। अब वहां जाना तो बंद कर दिया 1.5-2 महीने के बाद, लेकिन वो जो फितूर चढ़ गया था वो चढ़ गया था। जी तो अपना घर में टेबल बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, कुछ ना कुछ जी कर रहे हैं मतलब। और चूंकि अब ये अंदर था, वो जो घटना थी कि मैं ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में जाता था, प्रैक्टिस में बैठता था, जी वो सिर्फ अंदर की का जो एक टेस्ट है उसका मैनिफेस्टेशन था। तो वो कभी वो बाहर मतलब वो बाहर नहीं गया। मैं कहीं भी चला गया, लेकिन वो जो अंदर फितूर है कि संगीत जी। के साथ ही जीना है, वो फितूर नहीं गया। और आज आज भी जो है, मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं खाने के बगैर शायद जी लूं, पर संगीत के बगैर, म्यूजिक के बगैर मैं नहीं जी सकता। सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम जब पंजाब में कैंपेन कर रहे थे, जी वहाँ पार्टी के कैंपेन के दौरान भी मैंने एक कैंपेन सॉन्ग लिखा था, गाया था, वो कई सारे टीवी चैनल पे चला था। अभी पार्टी का कैंपेन लोकसभा चुनाव में अभी हुआ 2019 में, पार्टी का कैंपेन सॉन्ग मैंने ही लिखा, मैंने ही गाया, मैंने ही कंपोज किया उसको। ऐसे कई सारे, जी डिमोनेटाइजेशन के दौरान भी एक गाना कंपोज किया था, वो भी काफी वायरल हुआ था। तो जब मौका मिलता है जी तो अपनी सियासतदान वाली जो चोली है, जो जो चोला है, उसको मैं कूट पे टांग देता हूँ। और जी म्यूजिशियन या ऑथर बनने का मौका मैं कभी चूकता नहीं, कभी जी। छोड़ता नहीं। सर ये कि आपने कहा, आपने और उस टाइम पर सोचा कि बियॉन्ड द बुक्स जो है वो भी एक लर्निंग है। बियॉन्ड द बुक्स जो लर्निंग है वो चीजें करके पता लगती है, ट्रैवल करके पता लगती है। सर कोई बचपन की कोई ट्रैवल मेमोरी जो मतलब बहुत, कोई एक जगह गए हो जिसको आपने, आपके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखा हो? जैसे बचपन में कहीं कोई मनाली जाता है, कोई शिमला जाता है, पहाड़ों में जाते हैं। सर ऐसी कोई जगह जब आप कहीं गए हो, चाहे वहां पर पहाड़ नहीं रहे नहीं, हो हम या इतने ना रहे हो, प्रिविलेज, कोई ऐसी मैं जगह जो आपको आपके ईमानदारी ऊपर से बहुत बताऊं, इम्पैक्ट करा? इतने इतने प्रिविलेज क्लास के हम नहीं थे। जी बचपन क्या, हम टीनेज हो गए तब भी कहीं गए नहीं थे, अपने कस्बे से बाहर कभी निकलना हमें नसीब नहीं हुआ। छुट्टियों में कहीं जाने का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो उस क्लास के लिए है जिस क्लास के पास प्रिविलेज है, जिस क्लास के पास विशेषाधिकार हैं, जिनके पास धन है। जी बहुत गरीब परिवार से हम बिलोंग करते थे। हमारे लिए छुट्टियों का कोई मतलब नहीं था, सिवाय इसके कि हमारे पास 4-5 घंटे एक्स्ट्रा हैं। अब हम कंचे खेल सकते हैं दिन में, हम दिन में गिल्ली डंडा खेल सकते हैं, हम दिन में वो पत्थर तोड़ खेल सकते हैं। ये कुछ कुछ गेम्स हैं जो नहीं खेल पाते हैं पढ़ाई के दिनों में, छुट्टियों में हम खेल सकते हैं। अधिक से अधिक ये होगा कि भाई अपने या अपनी माँ के ननिहाल चले गए तो आप पेड़ों के ऊपर घूम सकते हैं, झूम सकते हैं, झूला जी झूल सकते हैं। इस तरह की चीजें थी हमारे लिए। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। सो अनफॉर्चुनेटली जी मेरे पास ऐसी कोई ट्रेवल मेमोरी नहीं है बचपन की। जी मेमोरीज बहुत सारी हैं, जो जी। लिखने पढ़ने से जुड़ी हुई हैं, संगीत से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ऐसी कोई मेमोरी मेरे साथ
नहीं है। आई एम सो सॉरी। ऐसी कोई बचपन सर की जो शरारत रहती है ना, जो बचपन की शरारत रहती है, जैसे मतलब जो है कि बाग वाग लगे, केरी वेरी तोड़ के भाग गए, या कुछ ऐसे कुछ और कोई फल फ्रूट जो लगा हुआ है लेके हाँ, भाग गए, ऐसी जैसे ऐसी हमारे कोई यहाँ मैं मेमोरी गांव नहीं? में गाजीपुर जो पूर्वांचल का एक इलाका है गांव में, तो हमारे यहाँ एक जी बागीचों में बागों में एक खेल खिलाया जाता है, हम लोग ओलवा पताल कहते हैं उसको। जी बहुत सारे गांवों में अलग अलग तरीके से उस खेल को खेलते हैं, जिसमें क्या होता है कि 8-10 लड़के होंगे, जो भी ग्रुप होगा खेलने वालों का, जी एक लकड़ी का टुकड़ा होगा जिसे फेंका जाएगा, और हम उस लकड़ी के टुकड़े को और दूर करेंगे अपनी लकड़ी के टुकड़े से। ध्यान ये देना है कि जो चोर एक बंदा होगा, जी। वो बंदा अगर आपको छू देता है जब आप जमीन पे खड़े हैं, तो आप फंस जाते हैं, तो आपको उसको लकड़ी से दूर करके वापस पेड़ पे चढ़ना होता है। अब अरे इसमें जल्दी में भाग के पेड़ पे चढ़ना होता है, तो गिरने का खतरा बहुत होता है। जी तो मैं ये खेल खेल रहा था और किसी ने मुझे घर पे जाके माँ को बता दिया। जब मैं घर लौटा तो मेरे स्टिक से मेरी खूब सुताई हुई इस सलीके से, और सुताई इसलिए नहीं हुई कि मैं क्यों खेल खेल रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि माँ को भय था कि ये लड़का है, गिर पड़ गया, हाथ पैर टूट जाए। मैं परेशान था कि यार हाथ पैर मेरा टूटेगा, मुझसे सहानुभूति रख के समझाने की बजाय मुझे ही कूटा जा रहा है। लेकिन बाद में जब समझ आई, बुद्धि आई, तो लगा कि नहीं, वो ठीक था। मैं जिस उम्र में था उस उम्र में शायद बार बार कहने के बावजूद समझ नहीं पा रहा था। एक बार सुताई होगी, कायदे समझ में आ गया जी कि ये वाला गेम नहीं खेलना है, ये गेम खेलूंगा, गिर जाऊंगा, हाथ पर टूटेगा तो माँ परेशान होगी मेरी। तो इस तरह की बहुत सारे उत्पात रहे हैं। कंचे खेलने के लिए घर वाले मना करते थे कि मत मत करो, ये गंदा खेल है, नाली में गिरता है कंचा, तुम इसे उठाते हो फिर खेलते रहते हो। अब समझ में आ रहा है कि हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है, लॉकडाउन में हमारी तबीयत खराब नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मिट्टी में बहुत खेले हैं, कंचे बहुत खेले हैं, खेतों में बहुत जी खेला है, और इस वजह से इम्यून सिस्टम बढ़िया है, तो लॉकडाउन को बर्दाश्त कर ले रहे हैं। जी कोरोना पेंडेमिक में भी ठीक ठाक लोगों के बीच जा रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जी। सर अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, बचपन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो युवा अवस्था आती है और जब कॉलेज की तरफ रुख करते हैं, तो सर उस टाइम की कोई मेमोरी ऐसी, मतलब जो होता है ना, कॉलेज की तो बहुत सारी मेमोरी होती है। कई बार जैसे हम पहुंचते हैं, कुछ सीनियर होते हैं जो बहुत इंटिमिडेटिंग होते हैं, जिनको देख के हम कहते हैं कि यार ये लौंडा ना, ये यार ये बंदा बड़ा बवाल है, कुछ इसके जैसा करने मिल जाए या इसके साथ रहने मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो सर ऐसा भी कुछ रहा कॉलेज टाइम में? बिल्कुल, कॉलेज हम गए तो मास्टर्स करने जब गया मैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में एमसीए किया मैंने। जी तो कॉलेज जब गए हम, तो सीनियर्स का भय, रैगिंग का डर, ये सारा डर हम अपने सीने में समेट के गए थे। और इस जी। डर को समेट के जाना उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे हम भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे जंग लड़ने जा रहे हैं, उससे भी कहीं ज्यादा प्रेशर था अंदर। अरे बहरहाल जब अंदर पहुंचे तो अलग अलग किस्म के सीनियर्स मिले, रैगिंग शुरू हुई, बदतमीजियां जो भी यूजुअल रैगिंग होती है वो सब शुरू जी हुई। कहीं पार्टिसिपेट किया, कहीं अपना मासूम सा चेहरा लटका लिया तो माफ कर दिए गए, कहीं एक आध झापड़ पड़ा। इन तमाम जद्दोजहद के बीच हमारे सीनियर्स को समझ में आ गया कि दिलीप बड़ा सुलझा हुआ है, जी इससे हम उलझी हुई बात करते हैं तब भी सुलझे हुए जवाब देता है। जी तो बातचीत में ये उलझता नहीं है, और चूंकि ये सुलझा हुआ है तो ये टीचर्स का भी प्यारा है, तो इसको छोड़ दो, इसको परेशान मत करो, खामखा हर बार बात जो है टीचर्स तक पहुंचेगी और बवाल होगा, तो छोड़ दो इसको। तो जी मैं बच सा गया। प्लस हमारे सीनियर्स में एक बहुत, हमारे जी सर थे, अनिरुद्ध सर थे, अभी भी मुझे नाम याद है। तो जी वो बहुत इंटेलिजेंट थे, टॉपर थे, और वो मुझे बहुत प्यार करते थे, मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, करता हूँ। जी तो मैं उनके बड़ा क्लोज हो गया। तो सब कहने लगे कि यार ये अन्नी के बड़ा क्लोज है, और अन्नी सबके काम आता है, अन्नी नोट्स बनाता है तो बाकी सारे सीनियर्स पढ़ते हैं, जी तो इसको छोड़ दो। तो इस लिहाज से मैं वहां बचा रह गया। फिर बातचीत में थोड़ा ठीक था, कम्युनिकेशन में ठीक था, तो हमारी कॉलेज की कम्युनिकेशन मैम का मैं चहेता हो गया, जी तो उसकी वजह से एक रेपो बन गई, तो अपने क्लास में भी थोड़ी सी इज्जत होने लगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। जी तो अनुभव तो बहुत सारे खट्टे मीठे कॉलेज के समय के हैं। अपने क्लास के बच्चों से झगड़ा, जिन जिन लोगों से बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ फर्स्ट सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर में जाके वो सबसे अच्छे दोस्त बन गए, अरे सबसे अच्छे दोस्त, मतलब जान से प्यारे। तो इट हैपेंस, एंड दिस काइंड ऑफ स्टोरीज हैपेंड विद मी आल्सो, एंड व्हिच इज आई गेस इट्स क्वाइट यूजुअल वंस, मतलब सबके साथ ही इस तरह की जी घटनाएं, इस तरह के इंसिडेंट इवेंट्स होते रहे होंगे कॉलेज टाइम में। जी। सर हम इन चीजों के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि व्हेन यू आर इन अ पॉलिटिकल करियर, आपकी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हैं। जो आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो आपकी जर्नी है एज एन आर्टिस्ट, एज एन पर्सन, वो कहीं ना कहीं फेड आउट हो जाती है। तो हम, जो हमारा ये शो है सवालों का सिलसिला, इसमें हम हर आर्टिस्ट की वो प्यारी सी जर्नी, जो खट्टी मीठी चीजें जो उसको एक आर्टिस्ट को एक आर्टिस्ट बनाती है,
जो उसकी कला के अंदर उभर कर आती हैं, वो चीजें जो है हम वो डिस्कस करते हैं। हम उन अनदेखी कहानियां, वो अनसुने किस्से हम सबके सामने लाने की कोशिश करते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे ना, मतलब इन चीजों के बारे में बात करके। अगर हम सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जब आपने मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस करी सर, आपने मतलब एक टेक्निकल कोर्स करा। ऑन द अदर हैंड आपने 4 किताबें लिखी। मतलब जो अगर एमसीए है वो इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट माना जाता है। अगर हम देखें तो एमसीए वाले स्टूडेंट्स के नाम के साथ जो है, अगर वो एक सर्टिफिकेशन होती है उसके बाद ईआर लग जाता है। मतलब ये नोशन कहीं ना कहीं अभी सब जगह चल रही है कि इंजीनियर सब करते हैं इंजीनियरिंग छोड़कर। सर आप इस चीज से एग्री करते हैं? नहीं, देखिए चक्कर ये है कि their brain has been exposed to the limit of maximum utilization। हमें मैक्सिमम मतलब कितना वो तो पता नहीं, पर उनका ब्रेन इस तरह के लिए इक्विप्ड होता है। जब इक्विप्ड होता है तो जैसे ही कोई एक इमोशनल नर्व जो है वो डोमिनेट करती है, वो इंजीनियर सब कुछ छोड़ के उसको चला जाता है। आप देखिए बहुत सारे इंजीनियर सब छोड़ के फकीर हो गए, बहुत सारे इंजीनियर्स ऑथर हो गए, आईएएस ऑफिसर्स हो गए। कोई एक चीज पकड़, जैसे ही वो अपनी एनर्जी को किसी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो उस ओर जाते हैं और दे एक्सेल देयर। मेरी दिक्कत ये रही है कि मैंने बहुत सारी चीजों को जानने की, सीखने की, समझने की कोशिश की, बहुत सारी भाषाएं सीखने की कोशिश की, किताब लिखने लगा, म्यूजिक में कूद पड़ा, आर्चरी करने लगा, तो मैं कहीं का नहीं रहा इवेंचुअली। तो ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा अलग सा हो जाता है। अभी जैसे अब म्यूजिक की हम बार बार बात कर रहे हैं, इट्स सच एन स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट। इसका जो सही तरीके से अगर संगीत का सदुपयोग हो तो आप बीमार को ठीक कर दो, आप सरहदों के दो अलग अलग देशों के बीच की नफरत को खत्म कर दो, आप कोई डिप्रेस है तो उसको आप डिप्रेशन से बाहर लेकर आ सकते हो। आप बहुत सारे ऐसे अनूठे काम कर सकते हो जो ऐसे तो लगता है कि मानवीय सीमाओं के पार हैं, आदमी की जो ताकत है उसके बियॉन्ड है, पर आप संगीत से उन तमाम चीजों को साध सकते हो। मेरे लिए जब संगीत को साधने की बारी आती है तो मैं मानता हूं कि संगीत मुख्यतः तो स्वांतः सुखाय रहा है। प्राचीन काल में दरबारों की शोभा बढ़ाता रहा है, राजाओं के सुख के लिए लोग गाते बजाते रहे हैं। लेकिन बाद में जब रचनात्मकता, जब क्रिएटिविटी रिस्पॉन्सिबल हुई, तो लिखने वाले लोगों ने भी जिम्मेदारी से लिखा, संगीत की साधना करने वाले लोगों ने भी अपने संगीत के कौशल को जिम्मेदारी से साधा, और इनके माध्यम से क्रांतियां भी हुई हैं म्यूजिक के थ्रू। डिसेंट आर्ट, देयर आर मेनी एग्जांपल्स कि जहां कोई एक गीत गाया गया, कोई एक गाना गाया गया और उसकी वजह से आग ऐसी फैली क्रांति की कि बदलाव आ गई, सत्ता पलट गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं देखिए। तो मैं लिखता भी हूँ जिम्मेदारी के बोझ से, और अगर कुछ बजाता गाता हूँ तो भी दायित्व के बोझ से ही गाता बजाता हूँ। हमने एक एनजीओ बना रखा है मैंने, म्यूजिक फॉर ऑल नाम से, और जिसमें कई सारे लोग, जिम्मेदार लोग जुड़े हुए हैं। और हमारा एक ही मकसद है इस एनजीओ के थ्रू कि जहां भी हैप्पीनेस की, खुशियों की थोड़ी कमी है, हमारा एक बैंड है फकीर कैफे, तो उस बैंड का लाइव परफॉर्मेंस करते हैं स्लम्स में, झुग्गियों में, फुटपाथ पे, हॉस्पिटल्स के सामने, जहां लोग परेशान हैं, जहां जो जिंदगी है उनको बहुत ज्यादा नहीं दे रही है। तो हम कोशिश करते हैं कि 1-1.5 घंटा उनके चेहरे पे अगर हम अपनी परफॉर्मेंस से थोड़ी सी मुस्कुराहट ला पाए तो इसके होने का मकसद पूरा होता है। हमारी जिंदगी में संगीत के होने का मकसद पूरा होता है। ये भाव कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं गा बजा रहे हैं, ये भाव जो है अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है। तो ये पूरा ताना बाना जो है संगीत को लेकर मेरे जहन में बुना हुआ है, और इसी के हिसाब से जो हो पाता है वो मैं करता रहता हूँ। सर ये बहुत बहुत ही प्यारी चीज है कि हमारी आर्ट जो है किसी को जो है सूदनेस और कामनेस दे रही है। जो कि एक कोट है, आर्ट शुड बी लाइक, इट शुड कंफर्ट द डिस्कम्फर्टेड एंड डिस्कम्फर्ट द कंफर्टेड। मतलब आर्ट ऐसा होना चाहिए। जी। और सर थोड़ा सा और बढ़ते हैं, आपकी जो बुक्स हैं, मतलब जो आपकी 4 किताबें हैं, जो शॉर्ट कलेक्टिव्स हैं, उसमें जो स्टोरीज हैं, अगर आपके नॉवेल्स की भी बात करते हैं, जो आपने नॉवल लिखा है उसमें भी आप 5 डिफरेंट जो है औरतों के पर्सपेक्टिव से लिखा है कि उनकी जिंदगी कैसे चल रही है। तो वो जो है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, कि एज एन ऑथर, एज एन म्यूजिशियन जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, ताकि हमारा आर्ट इस तरीके से है जो आवाजें दब चुकी हैं वो सामने आ पाए।
तो सर अब मैं चाहता हूँ आप अपनी बुक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं हमें। देखिए 4 किताबें लिखी। पहली किताब की शुरुआत इस तरह से हुई कि हमें पता नहीं था कि हम दूसरी किताब भी लिखेंगे। जी और मैं अकेले नहीं लिखता, हमारी एक दोस्त हैं, हमारी एक मित्र हैं, चंचल शर्मा नाम है उनका। हम जी दोनों मित्र दोस्त हैं और हम दोनों साथ में लिखते हैं, को ऑथर करते हैं, को पेन करते हैं किसी भी जी किताब जी को। जी तो अन्ना हजारे जी का जब आंदोलन चल रहा था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला, जी जी हम उसका हिस्सा थे और हमें लगा कि ये इतिहास का की एक बहुत अद्भुत घटना है। ये पूरा आंदोलन अपने आप में अभूतपूर्व है, जी जहां लाखों लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं अपने देश को बदलने के लिए। जी और अगर इतिहास के इस टुकड़े को कहीं दर्ज नहीं किया गया कागज पे, तो इस दौर के लोगों को आने वाली पीढ़ियां गैर जी जिम्मेदार कहेंगी। लिहाजा हमें इसको कहीं ना कहीं दर्ज करना चाहिए। जी कैसे किया जाए? तो हमने तय किया कि एक प्रेम कहानी लिखते हैं, एक लव स्टोरी, जो जी अन्ना हजारे जी के मूवमेंट के बैकड्रॉप पे बुनी जाएगी। तो जी पहली किताब निकल के आई हमारी दहलीज पर दिल, जी जो एक फिक्शन है, एक लव स्टोरी है, अन्ना हजारे जी के मूवमेंट के ऊपर बेस्ड है। जी और उसको पेंगुइन ने पब्लिश किया। जी पहली किताब तो यूं लिख गई, दहलीज पर दिल। दूसरी किताब लिखने की जब बारी आई, लगा कि दूसरी भी लिख सकते हैं यार, एक लिख लिया हमने, हमारी जी फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है, तो लेट्स राइट द सेकंड बुक। जी सेकंड बुक की जब बारी आई तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे अपने जीवन में कई सारी औरतें ऐसी मिली, मेरी अपनी माँ, बहनें, कई सारी औरतें थी जिनका जीवन अपने आप में बड़ा उतार चढ़ाव से बड़ा भरा जी हुआ था, और उसे भी लगा कि इसको कहानी के तौर पे कहीं अगर लिखा जाए, दर्ज किया जाए, तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी तो उस लिहाज से फिर खुलती गिरहें दूसरी किताब आई, जहाँ 5 अलग अलग परिवेश में रह रही जी औरतें हैं। ये औरतें अपने परिवेश जी के सामाजिक बंधनों को तोड़ती हैं, अपना आसमान तय करती हैं। जी औरतों की समस्याओं पे काफी कुछ लिखा गया है। जी हमने सोचा कि हम लिखें तो, लेकिन हम समाधान की भाषा में लिखें, जी सोल्यूशन की लैंग्वेज में लिखें। तो हमने खाली समस्याओं को उकेरने की बजाय समाधान क्या संभव होगा, उस उद्देश्य से उस किताब को लिखा। अच्छी जी किताब है वो। किताब अभी भी मेरे दिल के बहुत करीब है, जी जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई। जी तीसरी किताब आई कॉल सेंटर, जो 28 कहानियों का एक छोटी छोटी कहानियों का जी संकलन है। कहानियों को लिखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, जी क्योंकि कहानी 28 कहानियां हैं, तो 28 बिगनिंग है और 28 एंड है। जी लेकिन अगर नॉवल है तो एक बिगनिंग है और एक एंड है। जी 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 बिल्कुल तो उस तरह से उसको जस्टिफाई करना पड़ता है, कहानियों का ट्रीटमेंट जस्टिफाइड हो। जी काफी चुनौती भरा काम रहा, लेकिन वो किताब भी आई। चौथी किताब, अब कहानियां लिख ली, उपन्यास लिख लिए दो, हमें लगा कि अब कुछ अलग करना चाहिए। जी बच्चों के लिए हिंदी में बहुत कम लिखा जा रहा है, तो हमने बच्चों के लिए किताब लिखी, टपकी और बूंदी के लड्डू। वो भी राजकमल से आई, कलर्ड बुक है, जी जिसमें 15 कहानियां हैं। उन कहानियों में काफी कुछ ऐसा है जो आज के समाज में जी रहे बच्चों के लिए जरूरी है। गुड टच बैड टच कैसे सिखाएं जी बच्चों को, मोबाइल फोन्स और गैजेट की दुनिया से कैसे बाहर निकले और असल दोस्त कैसे बनाएं, ये जी सारी बातें सिखाने के लिए कोई चाहिए। हमें लगा कि ये जी किताब वो काम कर सकती है, इसलिए टपकी और बूंदी के लड्डू है। जी हम अपनी 5वीं किताब पे भी काम कर रहे हैं, पर उसके ऊपर बाद में कभी बात करेंगे। तो जी ये संक्षेप में है चारों किताबों लब्बुल बाब। तो सर ये बहुत बहुत प्यारा मतलब रहा जो आपके साथ रहा इन किताबों के बारे में डिस्कशन। तो सर मतलब टीम क्रिएटिव अड्डा के लिए और उनके व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज, और उनके लिए उन बच्चों के लिए या उन बडिंग आर्टिस्ट के लिए जो म्यूजिक और नॉवलिंग या फिर राइटिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स या आपकी कोई एक प्रो टिप, अगर हम आर्टिस्ट टू देखिए, आर्टिस्ट सबसे बात पहले करें, तो हार्ट टू आपके हार्ट लिए मैसेज। you stand with that purpose, right? Creative adda, so जी stay creative always, ठीक है ना? जी Keep this adda as creative as you can. जी That's my humble request to you. और दूसरी बात ये कि जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, जो संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, पहली बात तो ये कि जब भी लिखें या जब भी गढ़ें या रचें, चाहे संगीत हो चाहे पुस्तक हो, जिम्मेदारी का बोझ न छोड़ें। रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जी उसके साथ ही रचे गढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। गैर जिम्मेदारी के तो कोई कुछ भी कर रहा है इस दुनिया में। जी मार्केट ड्रिवन होकर कोई कुछ भी कर रहा है, बाजारों से जी बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, लेकिन सब कुछ इस जी मुल्क की सेहत के लिए, इस समाज की सेहत के लिए, पढ़ने लिखने जी वालों की सेहत के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं है। तो दायित्व बोध होना बड़ा जरूरी है। रचने गढ़ने में अनुशासन का भी ख्याल रखें तो बड़ा अच्छा रहेगा। एक बार अनुशासन सीख जाए, डिसिप्लिन सीख जाए रचने का, गढ़ने का, उसके बाद उन नियमों को तोड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जी देखता हूँ कि बहुत सारे बडिंग लोग डे 1 में ही जब लिखना शुरू करते हैं, पहली कविता, पहली गजल, पहली नज़म या पहला म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, उसी में नियमों को तोड़ देते हैं। उन जी तुरंत नियमों को न तोड़ें, आप जान लें, जब नियम आपके अंदर रच बस जाए तब जी नियमों को तोड़ें, आपको बात समझ में आती है। जी और तीसरी बात ये कि आप लिख रहे हैं, जिम्मेदारी के बोझ से लिख रहे हैं, नियमों का अनुपालन करके लिख रहे हैं,
आपकी बाध्यता हो सकती है कि आप मार्केट के हिसाब से लिखें, पर इस बात का खास जी, ख्याल रखें कि मार्केट आपको कंज्यूम ना करे। आपको जी, मार्केट कंज्यूम कर लेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत सारी क्रांतियाँ हुई हैं कागज़ से और कलम से और जी, संगीत के सुरों से, तो इस बात को समझें कि उन सुरों की जी, क्षमता जो है ना असीमित है। जी, लेखनी की जो क्षमता है वो भी असीमित है। छोटे-छोटे बच्चों से मैं आग्रह करूँगा लिखने का, उनसे ज़्यादा आग्रह मैं बड़ों से करूँगा, अभिभावकों से। जी, छोटे-छोटे बच्चों को लिखने के लिए प्रेरित करें। कैसे प्रेरित करें? शाम को आप घर जाएँ, बच्चे से कहिए कि आज दिन भर में जो-जो हुआ ना मुझे लिख के बताओ। जी, बच्चा जब वहाँ लिखना शुरू करेगा तो अपने आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी भाषा में अभिव्यक्त करना सीख जाएगा, अपने भावों को मैनिफेस्ट करना सीख जाएगा और फिर जी, कहानियाँ भी लिखने लगेगा। जी, सही लिख रहा है, गलत लिख रहा है, आप उसको सिर्फ एनकरेज करिए। वो नदी के जी, प्रवाह सा है, दाएँ-बाएँ हाथ लगा के सही-गलत बताते रहिए लेकिन रोकिए मत उसको कभी। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो मैं आपके देखने वालों से, आपके पढ़ने वालों से मैं साझा करना चाहूँगा जी, और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज गुरु पूर्णिमा भी है जी, और आग्रह भी कि लॉकडाउन जहाँ-जहाँ है, जैसा है, वो जी, हमारी आपकी भलाई के लिए है। घबराहट में नहीं बल्कि जी, घर में रह के उस लॉकडाउन का अनुपालन करें, इस बीमारी को फैलने से रोकें। जय जी। हिंद। थैंक यू सो वेरी मच सर। आपका ये बहुत प्यारा पॉजिटिव साइड जो और ये जो पॉजिटिविटी आप सबके सामने लेकर आए। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप फटाफट से टीम क्रिएटिव अड्डा के जो व्यूअर्स हैं उन्हें एक बार कह दें कि इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएँ कि उनका फेवरेट पार्ट क्या था? सर मैं चाहता यस हूँ वो राइट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्रिएटिव अड्डा के जितने भी व्यूअर्स हैं, हाथ जोड़ के उनसे गुज़ारिश है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इस अड्डा को अगर क्रिएटिव रखना है तो आपका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। आप इसे देखें, आप इसे जी, शेयर करें, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करें जी, और इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे जाके और इसमें जो सब्सक्राइब बटन के बगल में जो एक घंटी वाला आइकन होता है, जी, उसे भी आप प्रेस करें ताकि आपको अलर्ट्स मिलते रहें। जी, आप जुड़े रहेंगे, आप संपर्क में रहेंगे, आप संवाद में रहेंगे, तो ये अड्डा जितना क्रिएटिव है, आप भी उसकी क्रिएटिविटी का एक टुकड़ा गाहे-बगाहे अपने लिए सहेज के, सँभाल के रख पाएँगे। जी। थैंक यू सो वेरी मच सर। बहुत ही प्यारी कन्वर्सेशन के लिए। थैंक यू सो वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।